हाँ यार, स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर्ड टेस्टिस। हमें पता है कि चाहे मेल रिप्रोडक्टिव के अंदर प्राइमरी ऑर्गन हो या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर प्राइमरी ऑर्गन हो, प्राइमरी ऑर्गन का हमेशा फंक्शन क्या होता है, गैमेट्स का प्रोडक्शन करना, यानी गैमेटोजेनेसिस करना। और जैसे ही हम गैमेटोजेनेसिस की बातें करते हैं, चाहे मेल की बातें करें वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस की बातें करेंगे या फिर फीमेल की बातें करेंगे वहां पर ooजेनेसिस की बातें हम लोग करेंगे। यानी ध्यान रखना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, अ पेयर ऑफ टेस्टिस या फिर पेयर्ड टेस्टिस। और इसे रिप्रेजेंट क्या करते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर है, 1 डिग्री का मतलब ही क्या होता है, प्राइमरी। इसके अलावा और भी कुछ स्ट्रक्चर होता है जैसे एक्सेसरी डक्ट। मैंने बोला था कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा और जितने सारे ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आता है, तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और मैंने आपको यह भी समझा दिया था कि सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वह ऑर्गन होता है जो गैमेट्स को डक्ट की तरह काम करता है, गैमेट्स को रास्ता देता है, गैमेट्स को ट्रेवल करने के लिए कैनाल की तरह काम करता है, पैसेज वे प्रोवाइड करता है। ऐसे सारे ऑर्गन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहां पर सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन कौन आ जाएंगे, एक्सेसरी डक्ट आ जाएंगे, एक्सेसरी ग्लैंड्स आ जाएंगे, एक्सेसरी ग्लैंड्स आ जाएंगे एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया जिसे हम लोग पेनिस के नाम से भी जानते हैं। याद आ रहा होगा, एक्सेसरी डक्ट में मैंने आपको वैसा इफ्रेंसिया के बारे में बात किया था, एपिडिडाइमस के बारे में बात किया था, वेस्ट डिफरेंस के बारे में बात किया था, प्रोस्टेट ग्लैंड। याद रखना, प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड होता है। एक क्वेश्चन अक्सर हमसे पूछा जाता है कि कौन सा इनमें से मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो अनपेयर्ड होता है। खास करके ग्लैंड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड का नंबर हमेशा कितना होता है, एक ही होता है। लेकिन यह भी हमें ध्यान रखना है, एक होता तो है लेकिन ये 5 लोब से बना होता है। दैट इज वाई इस प्रोस्टेट ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ये पेंटालोब्ड स्ट्रक्चर है, यानी ये 5 लोब से बना हुआ स्ट्रक्चर है। दैट इज वाई हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटालोब्ड स्ट्रक्चर। क्लियर है क्या, यानी 5 लोब का बना हुआ है लेकिन स्ट्रक्चर कितना है, टोटल एक ही है। इसके बाद सेमाइनल वेसाइकल, ये भी पेयर्ड होता है। कॉपर्स ग्लैंड जिसका दूसरा नाम मैंने बोला था बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी पेयर्ड कंडीशन में होता है। ये सारे स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब थोड़ा सा डायग्राम में हम देखते हैं, एक साइड व्यू डायग्राम यहां पर दिखाई दे रहा होगा आपको। ऊपर वाला डायग्राम को पहले देखते हैं। ये आपको याद आ रहा होगा कि जो बीच में स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर इस पॉइंट पर देखो, क्लियर कट येलो कलर का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। और हमें पता है इस यूरिनरी ब्लैडर से आप आकर जुड़ता कौन है, यूरेटर। यूरेटर कहां से इमर्ज होकर आता है, तो किडनी से इमर्ज होकर के आता है और आकर के जुड़ता किसके साथ है, यूरिनरी ब्लैडर। ध्यान रहे, यूरिनरी ब्लैडर का ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन ह्यूमन मेल में, सिर्फ मेल की बातें कर रहा हूं, फीमेल में नहीं, ह्यूमन मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर के कनेक्ट होता है। दैट इज वाई ह्यूमन मेल के अंदर हम इसका नाम क्या देते हैं, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। यानी जो यूरिनरी सिस्टम है और जो हमारे बॉडी का एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, दोनों कहीं ना कहीं एक कॉमन पॉइंट पर आकर के जुड़ता है। यानी यूरिनरी ब्लैडर से जब यूरिन यूरेथ्रा में कन्वर्ट होता है, यूरेथ्रा में जो आकर के पेनिस में आकर जुड़ता है, उस यूरेथ्रा के पास जो वैस डिफरेंस है सेमाइनल वेसाइकल होते हुए उसी यूरेथ्रा में आकर ओपन करता है। यानी स्पर्म भी उसी पेनिस के रास्ते बॉडी से बाहर निकलता है और यूरिन भी उसी पेनिस के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर फ्लश आउट होता है। दैट इज वाई ह्यूमन मेल के अंदर जो यूरिनरी सिस्टम है और जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, दोनों आपस में कनेक्टेड होता है। इसलिए हम वहां पर क्या बोलते हैं, मेल के अंदर क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। लेकिन ह्यूमन फीमेल की बातें करते हैं तो वहां पर जो रिप्रोडक्टिव या फिर कॉपुलेटरी ऑर्गन है वेजाइना, वो टोटली अलग है। और जो स्क्रिटरी ऑर्गन है यूरेथ्रा, जहां से यूरिन फ्लश आउट होना है, वो टोटली अलग है। यानी वहां पर दो अलग अलग स्ट्रक्चर से कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन मेल के अंदर एक ही स्ट्रक्चर से दोनों कार्यक्रम हो रहा है। दैट इज वाई ह्यूमन मेल के अंदर हम क्लियर कट बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, लेकिन फीमेल के अंदर ऐसा वर्ड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्लियर है बात। अब डायग्राम को जरा और ध्यान से देखो, आपको क्लियर कट नीचे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा जहां पर हम लेबलिंग कर रहे हैं, स्क्रॉटम दिखाई दे रहा है क्या डायग्राम में।
ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर। और लास्ट में अगर अटेंड किए होगे तो मैंने आपको बताया था कि स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है, और इस स्क्रोटम यानी टेस्टिस जिसके अंदर प्रेजेंट है, ये हमारे बॉडी से बाहर डिसेंड कर जाता है, बॉडी से बाहर हैंगिंग पोजीशन में होता है, लटका हुआ पोजीशन में होता है। उसका फायदा भी है, उसका फायदा क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस होना कहां है, स्पर्म का प्रोडक्शन होना कहां है, टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस में जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसके लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 34 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 34 से 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। जबकि हमारे बॉडी का इंटरनल नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर 37 डिग्री सेल्सियस अगर स्क्रोटम का भी होता, टेस्टिस का भी होता, तो क्या स्पर्म का प्रोडक्शन होता, नहीं होता। दैट इज वाई फॉर नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के नॉर्मल प्रोडक्शन के लिए जो टेस्टिस है, टेस्टिस एक अलग ही पाउच लाइक स्ट्रक्चर में डिसेंड कर जाता है एब्डोमिनल कैविटी से नीचे, जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। इसी स्क्रोटम के अंदर आप क्लियर कर देख रहे होंगे टेस्टिस प्रेजेंट है। लेवलिंग क्या हुआ है, ये जो रेड येलोइश टाइप का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये कुछ और नहीं बल्कि टेस्टिस है। ठीक है, अब इस टेस्टिस से आप ध्यान से देखो, एक थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कुछ और नहीं है बल्कि वैस डिफरेंस है। यहां पर लेवलिंग क्या हुआ है, कुछ और नहीं है बल्कि वैस डिफरेंस है। ठीक है, वैस डिफरेंस घूमता फिरता आकर के किससे कनेक्ट हो गया, वैस डिफरेंस आप देखो घूमता फिरता आता हुआ यूरेटर से लपेट करके घूम करके आता है, टर्न होकर के, और आकर के किसके साथ जुड़ा, इस यूरेथ्रा के साथ, यानी पेनिस के अंदर जो कैनाल है जिसे हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं, उस यूरेथ्रा के साथ जुड़ जाता है। फाइनली यहीं पर प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं। ये पेनिस का स्ट्रक्चर है, पेनिस के अंदर जो कैनाल है जिसके थ्रू यूरिन फ्लश आउट हो रहा है और स्पर्म का ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, जिस कैनाल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूरेथ्रा। पेनिस का जो टिप होता है लिटिल बिट बल्जिंग होता है, फुला होता हुआ, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस, आगे डिस्कस भी करेंगे। और उसके ऊपर का जो स्किन होता है, उस स्किन को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर स्किन। क्लियर है, एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, ऊपर आपको सेमाइनल वेसाइकल भी दिखाई दे रहा होगा। ये सारी बातें हम करेंगे आगे चल करके। ठीक है, नीचे वाले डायग्राम को देखो, यहां पर क्लियर कट सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डायग्राम को आपको क्लियर कट दिखाया गया है। क्लियर कट आपको पेनिस दिखाई दे रहा होगा, वैस डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, मैंने बोला था कि प्रोस्टेट ग्लैंड का टोटल नंबर कितना होता है, एक, लेकिन एक लोब कितने होते हैं, 5 लोब से बना हुआ है। क्लियर है क्या। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट है, और टेस्टिस से जो बाहर निकलता हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, एक स्ट्रक्चर जो बहुत कीमती होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एपिडिडाइमिस। आपको दिखाई दे रहा होगा लेबलिंग में एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस वह पोजीशन है, वह एरिया है जहां पर एक्चुअल में, लाइन ले जाना, जहां पर एक्चुअल में स्पर्म का मैचुरेशन होता है। स्पर्म का फॉर्मेशन कहीं और हुआ, कहां, टेस्टिस के अंदर हो रहा है, लेकिन फॉर्मेशन वहां पर हुआ है, अभी मैच्योर स्पर्म नहीं हुआ है। स्पर्म का मैचुरेशन कहां पर होता है, इसी एपिडिडाइमस वाले रीजन में। स्पर्म जब बन जाता है, बनने के बाद एपिडिडाइमस में चला जाता है, और एपिडिडाइमस में जाने के बाद वहां पर कुछ दिन, कुछ महीने वेट करता है, लगभग 15 से 45 दिन बोला जाता है कि 1 से 1.5 महीने वहां पर वेट करता है, और वेट करने के कारण वहां पर मैचुरेशन होता है, एंड आफ्टर मैचुरेशन फिर बॉडी से बाहर इजैकुलेट कर जाता है। बातें करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक एक स्ट्रक्चर के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले हम बात किसके बारे में करने जा रहे हैं, तो टेस्टिस के बारे में। याद होगा मैंने आपको कल भी बोला था, लास्ट टर्न पर भी बोला था कि टेस्टिस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में हैंगिंग पोजीशन में या डिसेंडेड पोजीशन में रहता है, जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोले थे, स्क्रोटम। आपको ये बाहर बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, यहां पर भी इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। और ध्यान रखना है, स्क्रोटम का टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से कितना कम होता है, तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। या फिर अगर डायरेक्ट भाषा में पूछे कि टेम्परेचर होता कितना है, तो अपने को बोलना है 34 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी स्क्रोटम के अंदर 2 ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिस ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिस। जैसे यहां पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा टेस्टिस, क्लियर कट ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है क्या, इसी ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट किया गया है। जैसे टेस्टिस है, इसको बीच से अगर ऊपर से नीचे कट करे, जैसे अंडा एग कट करते हुए दिखाई देता है ना बीच, 2 क्लियर कट, वैसे ये वाला जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये वैसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो क्लियर कट टेस्टिस का डायग्राम है, जरा ध्यान से देखना, आगे और क्लियर डायग्राम है मेरे पास, लेकिन फिलहाल देखना बेटा, इधर आपको दिखाई दे रहा है कि टेस्टिस के अंदर
छोटे छोटे कई सारे चैम्बर है, एक चैम्बर, दूसरा चैम्बर, इधर देख ले बेटा, हाथ पर मत चलाओ, तीसरा चैम्बर, चौथा चैम्बर, 5, ऐसे दिखाई दे रहा है क्या? ये जो चैम्बर, इसका टोटल नंबर बोला जाता है, एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 से 300 होता है, यानी पर टेस्टिस, हर एक टेस्टिस में लगभग इसका नंबर कितना है? 250 से 300 है। क्लियर है? अगली बार जरा ध्यान से सुनना, इस एक चैम्बर के अंदर, इसका नाम भी बताऊंगा आगे चल करके, इसके एक के अंदर लगभग 2 से 3, ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, एक के अंदर कितना है? 2 से 3, तो टोटल कितना है चैम्बर? लगभग 250 से 300। अगर हम मान के चल रहे हैं एवरेज, मैक्सिमम मान करके चल रहे हैं 300, यानी 300, ये जो चैम्बर है इसका नाम होता है टेस्टिक्युलर लोब्यूल, इसका नाम है टेस्टिक्युलर लोब्यूल, यानी लगभग पर टेस्टिस, एक टेस्टिस के अंदर 300 के आसपास टेस्टिकुलर लोब्यूल है, और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कितना है? 2 से 3। ये जो 2 से 3 स्ट्रक्चर बताया, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, यानी 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक टेस्टिस के अंदर ऑन एन एवरेज कितना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता होगा, तो कुछ नहीं करना यार, 300 को उधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मैक्सिमम डाटा मिल जाएगा कि लगभग 900 के आसपास होता है। और अगर कोई एवरेज आपसे पूछे कि एक टेस्टिस के अंदर एवरेज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कितना होता है, तो हमें जवाब देना है लगभग 750 के आसपास। और जितने बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रहे, डाटा अक्सर 750 वाला ही आपसे पूछा जाएगा, यानी इसी से लिटिल बिट वेरी करता रहेगा, कभी 760 दे देगा, कभी 740 देगा, 745 दे देगा, 755 दे देगा, ऐसी डाटा वेरी करेगा, है ना, डाटा कभी भी फिक्स नहीं हो सकता है। यानी ध्यान रहे, पर टेस्टिस टोटल नंबर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑन एन एवरेज कितना होता है? 750 होता है। अगर दोनों टेस्टिस की बातें कर ले तो फिर कितना हो गया? 1500 के आसपास हो गया, 750 इस टेस्टिस में, 750 उस टेस्टिस में, यानी जो 1500 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, यही वह स्ट्रक्चर है जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यानी ध्यान रखना है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स वह स्ट्रक्चर है जहां पर एक्चुअल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। क्लियर है? आगे मैं बताऊंगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में हुआ, उसके बाद वो किन किन रास्ते से होते हुए बॉडी से बाहर निकलता है। क्लियर है? आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी डायग्राम को जरा और ध्यान से देखो, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स निकलने के बाद यहां पर एक नेटवर्क जाल के जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है क्या? फिर यहां से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और यह स्ट्रक्चर घूमता फिरता बाहर निकल चुका होगा। ऊपर इसी का एक स्केच डायग्राम है, देखो ये टेस्टिस है, दिखाई दे रहा है क्या? बाहर पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिससे हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्क्रोटम। ये टेस्टिस है, टेस्टिस से जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, यहां पर नेटवर्क बना रहा होगा, और ये नेटवर्क अब बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या? इसके बाहर एक बिल्कुल हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमस। और एपिडिडाइमस के आगे जो स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलते हैं? वैस डिफरेंस। अगर मैं इसका अपने हाथों से एक रफ डायग्राम करूं, रफ डायग्राम बनाऊं, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये जितने सारे चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, इस चैम्बर को हम लोग क्या बोलेंगे? टेस्टिक्युलर लोब्यूल। इस चैम्बर को हम लोग क्या बोलेंगे? टेस्टिक्युलर लोब्यूल। और हर एक टेस्टिक्युलर लोब्यूल के अंदर लगभग 2 से 3 क्या प्रेजेंट है? तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अगला लाइन जरा ध्यान से सुन लेना, जो लाइन बोलने जा रहा हूं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, लाइन ध्यान से सुनना। ये जो 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ना, ये जब इस लोब्यूल से बाहर निकलता है, तो तीनों आपस में मर्ज हो जाता है और एक सिंगल कैनाल बनाता है, एक सिंगल ट्यूब्यूल बनाता है। इस सिंगल ट्यूब्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूबुलाई रेक्टाई। इसे हम लोग इस सिंगल कैनाल को क्या बोलते हैं? ट्यूबुलाई रेक्टाई। यानी सारे से एक एक ऐसे निकलेगा, और निकलने के बाद यहां पर एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बना देता है। इस हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? रेटे टेस्टिस। इस हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? रेटे टेस्टिस। क्लियर है? रेटे वर्ड आता ही है रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब ही होता है नेटवर्क, जाल, यानी बहुत ज्यादा क्वाइल्ड हो जाता है, एक पूरे जाल के जैसा हो जाता है, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? रेटे टेस्टिस।
क्लियर है। अब ये रेटेड टेस्टिस अब यहां से बाहर की तरफ इमर्ज करता है, फिर से क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में ही इमर्ज करता है, इसे बोलते हैं वैसा इफेरेंसिया। इफरेंट वर्ड का मतलब ही क्या होता है, जो बाहर की तरफ निकल रहा हो। एक वर्ड होता है अफरेंट, अफरेंट का मतलब मेरे पास आने वाला, मेरी तरफ आने वाला, और एक होता है इफरेंट जो बाहर ले जाने वाला। अफरेंट अंदर आने वाला, इफरेंट बाहर ले जाने वाला। यानी आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इस डायग्राम में स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकल रहा है, टेस्टिस से बाहर निकल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, वैसा इफरेंसिया। वैसा इफरेंसिया फिर से एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देता है, एक क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देता है, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग सिंपली क्या बोल देते हैं, एपिडिडाइमिस। और मैंने जस्ट अभी बोला कि एपिडिडाइमिस वह लोकेशन है, वह स्ट्रक्चर है जहां पर स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म का क्या होता है, स्टोरेज भी होता है, और स्टोरेज के साथ साथ मैच्योरेशन भी होता है। आप स्टोरेज याद रखो या ना रखो, मैच्योरेशन वर्ड याद रखना बहुत जरूरी है। क्लियर है। लेकिन ये जो एपिडिडाइमिस है ना, इस एपिडिडाइमिस को 3 रीजन में हम डिवाइड कर देते हैं। जो ऊपर वाला रीजन है इसे हम लोग बोलते हैं कपूत एपिडिडाइमिस, नहीं, ऊपर वाले को बोलते हैं कॉर्पस कपूत, मिडल वाले को बोलते हैं, ऊपर वाले को बोल रहे हैं कॉर्पस, मिडल वाले को बोलते हैं कपूत, और नीचे वाले को बोलते हैं कॉडा। क्लियर है। इसके बाद ये जो एपिडिडाइमिस है आगे एक फिर से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका काम होता है स्पर्म का ट्रांसपोर्ट करना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैस डिफरेंस। क्लियर है। यानी मैंने क्या क्या बोला, एक बार फिर से आप ध्यान से देखना कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है, उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल रहे हैं, स्क्रोटम। उसके अंदर ओवल शेप्ड का टेस्टिस प्रेजेंट है। जब इस ओवल शेप्ड का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन हमने किया तो लगभग 250 से 300 एक छोटा सा चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसका नाम क्या हमने बोला, टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 से 3 बिल्कुल फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, पतला सा रस्सी नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स फ्रॉम ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल लीड्स इनटू अ सिंगल कैनाल, जिस सिंगल कैनाल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस आगे चल करके बाहर की तरफ इमर्ज करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं वैसा इफरेंसिया। वैसा इफरेंसिया लीड्स इनटू एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस को 3 रीजन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ऊपर वाला कॉर्पस, बीच वाला कपूत और नीचे वाला कॉडा। और ये एपिडिडाइमिस आगे एक फिर से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैस डिफरेंस। याद रखना है, वैस डिफरेंस का सिर्फ एक काम, स्पर्म को ट्रेवल करवाना, स्पर्म को कहीं किसी दूसरे रीजन में कंडक्ट करवाना, ले जाना। वैस डिफरेंस में जैसे स्पर्म आ जाता है तो धीरे धीरे वैस डिफरेंस से होते हुए सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड होते हुए यूरेथ्रा से हमारे बॉडी से बाहर फ्लैश आउट हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इजैकुलेशन। यानी बॉडी से, पेनिस से स्पर्म जैसी बॉडी से बाहर निकल जाता है और इन्वायरमेंट में कहीं भी इधर उधर गया, उस प्रोसेस को बोलते हैं इजैकुलेशन। लेकिन एक वर्ड और होता है कि अगर स्पर्म फीमेल जेनेटिलिया में यानी वेजाइना में डायरेक्टली डिपॉजिट किया जा रहा है ड्यूरिंग द एक्शन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, उस प्रोसेस को हम इजैकुलेशन नहीं बोलते हैं, उस प्रोसेस को इंसेमिनेशन बोलते हैं। यानी जब मेल के बॉडी से यानी मेल के पेनिस से स्पर्म फीमेल जेनेटिलिया यानी फीमेल वेजाइना में जाकर के डिपॉजिट होता है, तब उस प्रोसेस को हम लोग, ध्यान रखना है, इजैकुलेशन नहीं बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग इंसेमिनेशन बोलते हैं। क्लियर है। दोनों वर्ड बड़ा कीमती है। अभी 3-4 वर्ड और आएगा इससे रिलेटेड, वो बातें हम करेंगे आगे चल करके। थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में बातें करते हैं। डायग्राम में हटा रहा हूं। दे रखे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन। स्पर्म की बातें तो मैंने किया कि स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट अभी ये स्ट्रक्चर मुझे बताना बाकी है। सेकंड स्ट्रक्चर है टेस्टोस्टेरोन। जब टेस्टिस के और डिटेल्ड स्ट्रक्चर करेंगे, टेस्टिस में अभी सेमनीफेरस वर्ड नाम हमने सुना है सिर्फ, अभी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के और ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे, और कट करने के बाद उसका भी एनाटॉमी पढ़ेंगे, उसके भी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तब हमें पता चलेगा कि अरे वहां पर भी एक सेल होता है, जिस सेल को हम लोग बोलते हैं लेडिक सेल, और उस लेडिक सेल का काम होता है टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करना। यानी जनरली ये सब प्रेजेंट कहां है, टेस्टिस के अंदर। दैट इज व्हाई टेस्टिस को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, चूंकि गैमेटोजेनेसिस कर रहा है। और टेस्टिस 2 मेन काम करता है, एक
तो गैमेट्स का प्रोडक्शन कर रहा है जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन यानी हेरिडिटी प्रोपर्टी फिनोमेनन को शो करता है। और दूसरा, मेल के अंदर जो मेल सेक्सुअल कैरेक्टर लाता है वो किसके कारण आता है? इसी मेल हार्मोन के कारण आता है, जिस मेल हार्मोन के ग्रुप ऑफ मेल हार्मोन को सिंपली हम लोग क्या बोल देते हैं? एंड्रोजन। लेकिन एंड्रोजन का जो मेन हार्मोन होता है उसका नाम क्या? टेस्टोस्टेरोन। और ध्यान रहे, ये मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट करने वाला यही हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन ही है जिसके कारण हमारे बॉडी के अंदर मेल कैरेक्टर डेवलप होता है। ये जो लड़कों में आवाज में जो भारीपना आता है, लड़कियों का आवाज कितना मधुर होता है, तो कहेगी नहीं कहेगी, और लड़का बोलेगा तो पूरा मोहल्ला सुनाई देगा, खाली क्या, पापा सो रहे हैं क्या, बात करे क्या। मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो चेंजेज आते हैं, अपीयरेंस ऑफ मॉस्टोक एंड बियर्ड, दाढ़ी मुचकाना लड़कों में, लड़कियों में आता है क्या? आता है कब? जब टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो जाए। कई लड़कों में भी तो दाढ़ी नहीं आता, दाढ़ी मुछ नहीं आता, क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन का कम है, एस्ट्रोजन ज्यादा हो रहा है। कई लड़कों भी लड़कियां जैसे हरकत करना शुरू करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हार्मोनल चेंजेस के कारण ही होता है। कई लड़कियों के अंदर बढ़िया देखो दाढ़ी मुछ आ जाता है, मास्क लगाकर फिर घूमते फिरते हैं काले कलर का और रंगीन, इसीलिए छिपाते रहते हैं कि दाढ़ी मुछ तो नहीं आया है। क्लियर है क्या? ध्यान रहे। अरे लड़के बदमाश होते हैं तो इसी टेस्टोस्टेरोन के कारण। अगर लड़के को शांत करना है, देख तो बुढ़े लोग शांत हो जाते हैं। बुढ़े लोग कहाँ लड़ाई करते हैं? लड़ाई करते देखे हो क्या बुढ़ों को? ना, 4 गाली भी दे दो तो वो हंस के टाल जाते हैं, उनको पता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। बुल जानते हो? बुल, सांड, नहीं जानते क्या? सांड भी नहीं जानते? कितना हिंसक प्राणी होता है, और हमारे गली मोहल्ले वाले कई लोग भुगतते हैं। कई बार सांड आकर के लड़ना शुरू कर देते, दुकान वालों के चित्रे चित्रे उड़ा देते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? बाड़े पर तो अक्सर मैं देखते रहता हूं। अब वो इतना हिंसक क्यों होता है भाई? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। लेकिन उस बुल को बुल्लॉक अगर हमें बनाना है, बुल्लॉक क्या होता है? ओबीडिएंट, आज्ञाकारी, जैसा बोलो सभ्य प्राणी। फिर बैलगाड़ी वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं, है ना, ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल करते हैं उसका, खेतों में जोतवाने में, है ना, बहुत सारा चीज। कैसे किया जाता है? तो उसका एक तरीका है, जो टेस्टिस है ना उसको क्रश कर दो, खत्म कर दो, पीस दो, कट करके हटा दो, न रहेगा बांस, टेस्टिस रहेगा ही नहीं तो हाँ जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा बेटा, जिंदा रहेगा ये। हाँ, अगर लगे कि घर में कोई पुरुष ऐसा कर रहा है तो गेट क्रश कर दो, वो पुरुष क्या हो जाएगा? आज्ञाकारी। कभी उसके अंदर हिंसक प्रवृत्ति आएगा ही नहीं, कभी उसके अंदर झगड़ालू प्रवृत्ति आएगा लेकिन बहुत थोड़ा बहुत, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन अब है नहीं ना। तो जो बुल को बुल्लॉक बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन का मतलब होता है टेस्टिस को क्रश कर देना, पीस देना, खत्म कर देना। अब टेस्टिस फंक्शनलेस हो जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन नहीं होगा। टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर सामने वाला पुरुष क्या हो जाएगा? आज्ञाकारी। जैसा बोलोगे वैसा सुनेगा। सुबह सुबह झाड़ू लगाना है, पति बोलेगा मैं लगा रहा हूं ना देवी, आप क्यों उठ रहे हो? मैं चाय बना रहा हूं ना, आप क्यों बर्तन साफ कर रहे हो? मैं हूं ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना है टेस्टोस्टेरोन का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। और यही टेस्टोस्टेरोन है जिसके कारण पुरुष अपना पुरुषत्व दिखाता है कि मैं पुरुष हूं। जो डोमिनेटिंग नेचर आता है ना पुरुषों के अंदर, इसी टेस्टोस्टेरोन के कारण। तो इसका मिसयूज नहीं करना है, इसका यूज करना है। लगे कि ज्यादा टेस्टोस्टेरोन हिंसक हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर तो खेत में जाकर के फावड़ा चलाते रहना है, सारा औकात आ जाएगा 1 मिनट में। आगे दे रखे टेस्टिस आर फॉर्म्ड विद इन एब्डोमेन। याद आ रहा होगा, ये डायलॉग मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि टेस्टिस का फॉर्मेशन कहां होता है? लोअर एब्डोमिनल रीजन में। लेकिन जस्ट बिफोर बर्थ या फिर फ्यू डेज बिफोर बर्थ ये टेस्टिस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में डिसेंड कर जाता है, जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। याद आ रहा है सारी बातें? दे रखा है soon after birth or at the 8th month of pregnancy they descend into a scrotal sac, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। और जिस कैनाल के थ्रू डिसेंड करते हैं उस कैनाल को हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्वाइनल कैनाल। जैसे आप देखो इस ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ये बाहर जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्क्रोटम।
स्क्रोटम हमारे एब्डोमिनल कैविटी से कैविटी है, मान के चलो ये हमारा एब्डोमिनल रीजन है, ठीक है, ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी एब्डोमेन है। अब ये एब्डोमेन और ये स्क्रोटम एक कैनाल के जैसा स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है, इसी कैनाल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्वाइनल कैनाल। अगली बात मेरा जरा ध्यान से सुनना, यही इंग्वाइनल कैनाल है जिसके थ्रू एब्डोमेन और टेस्टिस यानी स्क्रोटम के बीच में कनेक्शन बना रहता है। कनेक्शन क्या क्या, वैट्स डिफरेंस को बाहर जाना है, आर्टरी को अंदर आना है, वेन्स को बाहर जाना है, नर्व को अंदर बाहर आना जाना है। ये सारा जो कनेक्शन है ना, जैसे एक तरीके से क्लासरूम का जो दरवाजा है, इस दरवाजे के थ्रू कोई अंदर आ सकता है, कोई बाहर जा सकता है, तो इसी दरवाजे को क्या बोल रहे हैं, इंग्वाइनल कैनाल। यानी एब्डोमेन और स्क्रोटम के बीच में जो जंक्शन है एक कैनाल के जैसा है, उसी कैनाल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्वाइनल कैनाल। एक वर्ड सुने हो क्या, हर्निया बीमारी है जिसमें जख्म हो जाता है, टेयरिंग फिरिंग हो जाता है, वो हर्निया ज्यादातर इंग्वाइनल हर्निया ही होता है। और दिक्कत कहां पर आता है कि इंग्वाइनल कैनाल चूंकि एक नैरो डक्ट है, अगर इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, दिन भर हम ख्यालात वही लेकर के बैठे रहे, कोई आए खेत जोते, वो भी इसी सोच में ऐसे हाथ रख करके बैठा हुआ है, खेत जोत रहा है बेटा, आप टेंशन मत लो। तो वही तो है एब्डोमिनल का, पेट तो पेट और एब्डोमेन अलग अलग चीज है, स्टमक और एब्डोमेन अलग अलग चीज है भैया। हाँ, एब्डोमेन यानी पूरा ये जो चैम्बर है, टंकी है, जहां खा करके ऐसे निकलते हो ना, 2 रोटी और कम खाता तो ठीक रहता, होता है ना कई बारी। आजकल पराठा, ठंड का मौसम है, पेल पेल के खा रहे होगे तुम लोग पराठा। अल्फिया ही बोल रही है हाँ सर। आज अब बातें करते हैं आगे। दे रखा है अगला पॉइंट बेटा, भगवान है। जो बच्चे बोर्ड देना जानते हैं, चाहते हैं, बोर्ड चाहते हो ना, पक्का बोर्ड पक्का दोगे ना, या टेस्ट विकास सर का टेस्ट समझ करके बोलोगे पेट दर्द दे रहा है। दे रखा है द लो, ये पॉइंट बहुत कीमती है, द लो टेम्परेचर लगभग 2 से 3 या 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ स्क्रोटम हेल्प फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस एंड फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। आगे जो बच्चे एब्सेंट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हैं। देख यार, दे रखे ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, लेंथ ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल। अभी जस्ट मैंने बताया 250 से 300। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 क्वाइल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब आप इस डायग्राम में देखो, क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चैम्बर दिखाई दे रहा है क्या, जिससे हम लोग क्या बोले, टेस्टिकुलर लोब्यूल दिखाई दे रहा है क्या, और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्वाइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, इसका नंबर 2 से 3 होता है, जिससे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्लियर है। और मैंने बोला था, ध्यान से देखो, इस डायग्राम में हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक सिंगल डक्ट के रूप में बाहर निकलता है, दिखाई दे रहा है क्या, जिसे हमने नाम क्या दिया, ट्यूबुलाई रेक्टाई। और ये ट्यूबुलाई रेक्टाई आगे चल करके हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हमने क्या बोला था, रेटे टेस्टिस। क्लियर है क्या। आगे अब जरा इस डायग्राम को देखो, ये डायग्राम एक्चुअल में ये मान के चलो एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, ठीक है, मैंने सीधा कर लिया खींच के, तो चौरी बोल रहा अपन भी कर सकते हैं क्या, लगा हाथ इधर से। अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से मैंने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को कट कर दिया, तो ऊपर से देखो तो कैसा दिखाई देगा, गोल, अरे आया ना, वही गोल का एक छोटा सा हिस्सा है। क्लियर है। यानी ये डायग्राम किसका है, तुम्हें पता होना चाहिए, टीएस ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इसका एक डायग्राम और है, अभी दिखाऊंगा, लेकिन ये डायग्राम में आप समझना बहुत कीमती डायग्राम है। इस ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जो सबसे, ये वॉल हो गया, ठीक है, वॉल के ठीक जो सटा हुआ सेल है, जो जस्ट बगल में सेल है, मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूं,
वॉल के जस्ट बगल में जो सेल दिखाई दे रहा है, जो पहला लेयर है, दिखाई दे रहा है क्या, फर्स्ट लेयर, इस फर्स्ट लेयर को हम लोग बोलते हैं, ये वही सेल है जिसके पास स्पर्म को प्रोड्यूस करने का क्षमता है, यानी स्पर्म को जन्म देने का क्षमता है। बोल सकते हैं क्या, स्पर्म मदर सेल। मदर का काम क्या है, जन्म देना, यानी स्पर्म मदर सेल, यानी स्पर्म को जन्म देना। जैसे पुराने टाइम पर चिट्ठी लिखा करते थे, अब तो सब व्हाट्सएप पर ही काम हो जाता है ना, नहीं होता क्या, कब आ रहे हो, नीचे लिखना भी नहीं पड़ता, मुन्ना के मम्मी, मुन्नी की मम्मी, पहले लिखा जाता था, पाए लगी, कब आ रहे हो आप, आपके बिना दिल नहीं लगता, आपके बिना मन नहीं लगता, खाना नहीं खा पाती, फलाना ही नहीं खा पाती। मम्मी से पूछना है, सब अपने टाइम पर की होंगे। और नीचे मुस्कान की मम्मी, आपकी वाइफ नहीं लिखती ना, मुस्कान प्रूफ है ना कि हम दोनों हैं, थे तभी ये है। हर औलाद प्रूफ होता है अपने माँ बाप का। हाँ? क्या बेटा, आपकी महबूबा, चिट्ठी कहीं और चला जाएगा तो अपना समझेगा, इसमें क्या है। और अभी के जमाने में क्या है, सेंड टू मेनी, ये तो कम से कम व्हाट्सएप ने अच्छा काम किया कि एक बार 5 को ही भेज सकते हो, लेकिन ये बोले सर कितना नुकसान होता है हमारा, हम सिर्फ 5 को ही भेज पाते हैं। लेकिन व्हाट्सएप ने हिडन रखा है एक ब्रॉडकास्टिंग का फिनोमेन, इसमें एक साथ कईयों लाखों को आप भेज सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, आपने ट्राई किया तो हमने भी ट्राई किया है, हमने भी ट्राई किया है। वो इंडिविजुअल मैसेज आता है ब्रॉडकास्टिंग, तो वहां जा सकता है बेटा, टेंशन खत्म। आ जाओ बातें आगे करते हैं, नहीं तो बहुत टेंशन में आ। अब ये जो स्पर्म मदर सेल है, जो स्पर्म को जन्म देने वाले सेल है, इसका नाम होता है, इधर देखते रहना बेटा, स्पर्मेटोगोनियम। इसका नाम क्या, स्पर्मेटोगोनियम। इधर देख ले बेटा, मैं सही पढ़ा रहा हूं, गलत नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत काम की चीजें बातें कर रहा हूं, पहले ही बोल दिया बहुत काम की चीजें। स्पर्मेटोगोनियम यानी जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के वॉल से जो पहला लेयर, पहला ग्रुप ऑफ सेल्स जो अटैच्ड है, जो स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, स्पर्म मदर सेल जिसको बोलते हैं, उसके लिए टेक्निकल वर्ड क्या है, स्पर्मेटोगोनियम। ध्यान रहे, स्पर्मेटोगोनियम सिंगुलर वर्ड है, एक सेल के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहां पर तो नंबर ऑफ सेल ज्यादा है ना, तो वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया प्लूरल वर्ड आ गया। अब ये जो स्पर्मेटोगोनियम के ठीक नीचे एक लेयर और आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है क्या, अरे हाँ या ना, इसके नीचे एक लेयर आपको और दिखाई दे रहा होगा। इस लेयर को अब हम लोग नाम क्या देते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी भूल जाने ये सब जो छोटे छोटे वर्ड लिखा है, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, सेकंड, ये सब भूल जाना, सब समझाऊंगा आपको। यानी स्पर्मेटोगोनिया के ठीक नीचे एक और लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के नीचे एक और लेयर प्रेजेंट है, दिखाई दे रहा है क्या, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के नीचे फिर से देखो एक और ओवल शेप, यहां पर मैं फोकस कर रहा हूं, ओवल अंडे आकार का एक सेल है, जिसका नाम क्या है, स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड फाइनली जाकर के क्या बना रहा है, स्पर्म सेल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ। ये तो नॉर्मल बेसिक सेल है, जो इतना तो होना ही होना है स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। यानी स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कुछ अलग अलग सेल होते हैं। पहला सेल का नाम क्या बताया, स्पर्मेटोगोनियम। दूसरा सेल का नाम क्या बताया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तीसरा को मैंने क्या बोला, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। चौथा को मैंने क्या बोला, स्पर्मेटिड। और आखिरी स्पर्मेटिड से क्या बनता है, स्पर्म सेल। लेकिन ध्यान से सुनना, इस पूरे प्रोसेस को तो हम लोग बोल देते हैं स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म बनने का जो कंप्लीट प्रोसेस है, इस कंप्लीट प्रोसेस को बोल देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म के फॉर्मेशन की बातें कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ भगवान है जो लाइन बोलने जा रहा हूं, सिर्फ स्पर्मेटिड से जब स्पर्मेटोजोआ बनता है, स्पर्म सेल बनता है, इस एक स्टेप का एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम होता है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा होगा स्पर्मियोजेनेसिस। बहुत कीमती वर्ड है, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, इसके लिए सिर्फ एक स्टेप का नाम क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस। यहां पर होता क्या है कि स्पर्मेटिड के लिए मैंने क्या बोला था, ओवल शेप्ड है,
स्पर्म कैसा है, इलोंगेटेड है, स्पून के जैसा होता है, चम्मच घर में जो देखे हो ना, आगे से ऐसा फ्लैट और बीच में ऐसा पतला सा, वैसा ही होता है, और वैसा ही स्पर्म का डायग्राम होता है। यानी जो ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में चेंजेज होता है, और जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में चेंजेज है उस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। इसके लिए एक वर्ड और है, स्पर्मियोटेलियोसिस, वो भी आपको बताऊंगा आगे जब स्पर्मेटोजेनेसिस वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा। यहां तक सारे सेल का नाम क्लियर है। इसके अलावा दो सेल और होता है। एक जो येलो येलो कलर का सेल दिखाई दे रहा है, क्या बिखरा हुआ है, ऐसे फैला हुआ है सेल के बीच में, इस सेल का नाम होता है, ये कैसा होता है, रॉड लाइक, ट्यूबुलर। इसका लेंथ ज्यादा होगा और विड्थ हमेशा क्या होगा, कम। ऐसे को क्या बोलते हैं, रॉड लाइक। जैसे ट्यूबलाइट दिखाई दे रहा है आपको, ट्यूबलाइट क्या है, लेंथ ज्यादा है और विड्थ क्या है, कम। हम सब कैसे हैं, एक तरीके से, मेरे को छोड़ दो, हमारा ऐसा भी ज्यादा है, ऐसा भी। जैसे तुम मनीष भैया को देख लो, मनीष भैया के नहीं बोल रहे कि अल्फिया का एग्जाम्पल है, मतलब दिखाई देती है अल्फिया के एलोंगेटेड है। आज इधर बातें करते हैं। यानी जो रॉड लाइक होता है सर्टोली सेल वैसा ही सेल है। अगला बात ध्यान से सुनना, कभी हॉस्पिटल गए हो अच्छे वाले, एक तो होता है कि वही ऑपरेशन थिएटर है, वही ओटी है, वही सब है, एक ही जगह पर सब होता है, एक तो बड़ा वाला हॉस्पिटल वो होता है। एक अच्छा वाला हॉस्पिटल जैसे मैक्स हो गया, फोर्टिस हो गया, है ना, ऐसे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, पोलो, अपोलो, ऐसे हॉस्पिटल में जाओ आप, तो होता क्या है कि आपसे सिर्फ वो पैसा मांगेगा बीच बीच में, 10 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद, एक दिन के बाद, सिर्फ वो पैसा मांगेगा, आपसे कोई बातचीत नहीं करेगा। हाँ, रिपोर्ट देता रहेगा आपको, सिर्फ बीच में आपको पैसा मांगेगा। जिस वार्ड में आपका पेशेंट एडमिट है, वहां की जो सिस्टर, जिसे हम लोग नर्स बोलते हैं, नर्स, वही इंजेक्शन टाइम पर जाकर देगी, आपको कोई टेंशन नहीं है, अपने टाइम पर जाकर इंजेक्शन देगी, अपने टाइम पर जाकर दवाई खिलवाएगी, अपने टाइम पर जाकर उसको बोलेगी भैया नहाने के टाइम में मतलब जो भी केयर का काम है, जो भी दवा देना है, दवा यानी न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स यानी न्यूट्रिशन, जो कुछ भी करना है वो कौन करती है, नर्स, सिस्टर। यानी उस नर्स का काम क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, न्यूट्रिएंट देना, केयर करना, प्रोटेक्शन करना। यहां पर भी ये जो सर्टोली सेल है, इस सर्टोली सेल का यही काम है कि जो डेवलपिंग स्पर्म सेल है उसको न्यूट्रिशन दिया जाए, उसको प्रोटेक्शन किया जाए, उसको केयर किया जाए, उसको डिफेंड किया जाए। दैट इज वाई यहां पर ये जो आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहा होगा सर्टोली सेल, सर्टोली सेल एक तरीके से क्या होता है, इसे बोलते हैं नर्स सेल भी बोलते हैं, नरिशमेंट सेल भी बोलते हैं। अब ये जो स्पर्मेटोजोआ बना, एक क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं, ये जो स्पर्म बना, ये स्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड। ये बात सबको पता है, स्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड। और हमारे बॉडी के बाकी सेल कैसे हैं, डिप्लॉइड। हमारे बॉडी में ब्लड भी तो फ्लूट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है। अब ब्लड में भी एक सेल है जिसका नाम क्या है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी के हर एक सेल में है, हर एक सेल में। जब हमारे सेल के न्यूक्लियर कंटेंट को वॉच कर रहा है तो डब्ल्यूबीसी क्या देख रहा है, यार बॉडी के सारे सेल्स तो डिप्लॉयड है, 2n कंटेंट है, इसके अंदर जीनोमिक कंटेंट ज्यादा है। लेकिन अगर बाय द वे डब्ल्यूबीसी स्पर्म के पास चला जाए तो डब्ल्यूबीसी को क्या महसूस होगा, यार ये कोई ऐसा सेल है जो हमारे बॉडी का अपना नहीं है। क्योंकि हमारे बॉडी के सारे सेल कैसे हैं, अलग, डिप्लॉयड, और स्पर्म सेल कैसा है, हैप्लॉयड। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, अपना और पराया के बीच में डिफरेंशिएट करता है, सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफरेंशिएट करता है। अगर बाय द वे किसी कारण से ब्लड स्पर्म सेल के पास पहुंच जाए तो ब्लड का जो डब्ल्यूबीसी है वो फटाफट देखेगा, यार ये जो स्पर्म बना है वो हमारे बॉडी का अपना नहीं है, ये तो हमारे बॉडी के बाकी सेल से डिफरेंट है। सारे के सारे डब्ल्यूबीसी अटैक कर देगा और सारे के सारे स्पर्म को खा जाएगा, खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो कितना बड़ा रायता फैलेगा। स्पर्म कभी बन पाएगा क्या, हम कभी बन पाएंगे क्या, चलो हम तो बन गए, हमारे नहीं बन पाएंगे। भैया का दुख देखो, हमने तो बना लिया, अपना काम तो कर लिया। मेरी बात समझ में आ रहा है। दैट इज वाई इन नर्स सेल क्या करता है, जो डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ है उसको ब्लड से
सेपरेट करके रखता है। ब्लड भैया तो स्पर्म के पास नहीं जाएगा। बोला जाता है कि ब्लड टेस्टिस बैरियर, ब्लड टेस्टिस का मेन क्या क्या मेन काम क्या है? स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन करना। यानी ब्लड को स्पर्मेटोजोआ के साथ, स्पर्म के साथ, दोनों के बीच में ए सर्टोली सेल क्या करता है? बैरियर के बीच में काम आ जाता है। जैसे मम्मी पापा के बीच में लड़ाई होता है तो औलाद बीच में बैरियर आ जाता है। पापा क्या बोलेंगे? मैं तो इन बच्चों का शकल देख के रुक जाता हूं, नहीं तो मैं कब का घर छोड़कर चला जाता। ये मतलब एक नॉर्मल हिंदुस्तानी घर का एक, अच्छा पति पत्नी का लड़ाई नहीं होता, वो एक एंटरटेनमेंट है, उसको लड़ाई थोड़ी बोलते हैं, वो एंटरटेनमेंट है। और वही लड़ाई को 2 दिन के बाद डिस्कस करके आपस में हंसेंगे। और औलाद जब बड़ा हो जाता है, जब आपके एज में मेरे एज में आ जाता है, तो हम तो मजे भी ले लेते हैं। पापा जब गुस्सा होते हैं तो कैसा करते हैं, मम्मी जब गुस्सा होती है तो कैसे करती है ना। बाद में मिमिक्री होता है ना, घर घर में ये सब चलते रहते हैं, अगर ठीक ठाक है घर का इन्वायरमेंट, है ना। डिक्टेटरशिप वाला इन्वायरमेंट है, नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा, तो घर नहीं है। घर कभी भी डिक्टेटरशिप से नहीं चलता, घर हमेशा आपसी तालमेल से चलता है। आप पिता हो, बाप हो, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आप ही का चलेगा, घर में आपको बच्चों का भी सुनना पड़ेगा, है ना। घर ऐसे चलता है। मैं कहां से कहां पहुंच गया, आ जाओ इधर बातें करते हैं। एक और सेल का नाम नहीं बताया आपको, डायग्राम में आगे दिखाऊंगा, यहां पर आई थिंक कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, आगे दिखाऊंगा, लेकिन बता देता हूं। ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, इसके अंदर जो सेल है, उन सेल्स के बीच में कुछ सेल होता है जिस सेल का नाम होता है लेडिक सेल। जैसे मान के चलो एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से है, दूसरा ये है, तीसरा ये, इनके बीच में कुछ छोटे छोटे ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनका नाम क्या? लेडिक सेल, इन बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और यही लेडिक सेल है जो क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करता है, जिसके कारण पुरुष के अंदर पुरुष वाला कैरेक्टर डेवलप होता है। क्लियर है? लास्ट पॉइंट दे रखा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड इंटरनली विथ स्पर्मेटोजेनिक सेल। स्पर्मेटोजेनिक यानी जो स्पर्म को बनाने वाला सेल है, जैसे स्पर्मेटोगोनिया और मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल, उसे क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग सेल, या फिर इसे हम लोग नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं। सर्टोली सेल गिव शेप एंड नरिशमेंट, बहुत कीमती पॉइंट है, टू डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया एंड फाइनली टू द स्पर्म। आगे इस डायग्राम को देखो बेटा, थोड़ा सा मैं सब हटाता हूं। इस डायग्राम को देखो, वही डायग्राम है लेकिन थोड़ा सा पिक्चर यहां पर क्लियर हो रहा होगा। सबसे पहला सेल, ए वाला लेयर जो दिखाई दे रहा है, नाम क्या बोला था? स्पर्मेटोगोनियम। इसके जस्ट नीचे वाला जो लेयर होगा क्या कहलाएगा? इसके जस्ट नीचे वाला लेयर, फिर ये जो छोटे छोटे गोल ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर क्या होगा, और फाइनली क्या होगा? अब यहां पर बीच में इलोंगेटेड रॉड लाइक सेल होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल। और सबके फंक्शन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। आगे ये देखो एग्जैक्ट, ये जो डायग्राम है ना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का डायग्राम है। ये पूरा का पूरा एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ऐसे कई सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। इनमें से एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का डायग्राम यहां पर मैंने पेस्ट किया है। अब देखो जो सबसे बाहर वाला लेयर है, दिखाई दे रहा है क्या? नाम स्पर्मेटोगोनियम। इसके जस्ट अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके ठीक अंदर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके अंदर स्पर्मेटिड, और सबसे अंदर रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है क्या? ए कहीं पर इसका लेबलिंग है क्या? सर्टोली सेल नहीं है। आपको ध्यान रखना है क्या है? सर्टोली सेल। क्लियर है मेरी बात? दे रखा है द रीजन्स आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल। अभी जस्ट मैंने बताया था कि मान के चलो एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इनके बीच में कुछ छोटे छोटे सेल का ग्रुप होता है, जिसका नाम मैंने क्या बोला? लेडिक सेल। लेडीज मत पढ़ लेना, नहीं तो लड़कियां अपने को बढ़ावा देने के लिए बोलेंगे हम तो सर टेस्टिस के अंदर रहते हैं, बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। हाँ बोल बोल बोल, सुन रहे थे, बोल लो, बाद में मन की बात मन में रह जाएगा यार। दोनों का पति पत्नी का रिश्ता है क्या? नहीं, बात भी वैसे करते हैं जैसे घर में मम्मी पापा कोई बात सीक्रेट सीक्रेट करते हैं ना, धीरे धीरे फुसफुस, वही दोनों सीक्रेट बातें कर रहे थे फुसफुस। अबे पति पत्नी हो,
और मेरे मुंह से निकला क्या, पति एक पत्नियों, एक को तो आदमी संभाल नहीं रहा है। आगे बातें करते हैं। इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल का मतलब क्या, बीच का, जो अलग अलग सेल्स के बीच में प्रेजेंट है। और लेडिक सेल इसे बोलते हैं, लेडीज मत पढ़ना, है ना। इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल, यानी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, सर्टोली सेल। लेडिक सेल सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोजेंस। और एंड्रोजन का जो मेन हार्मोन उसे क्या बोलेंगे, टेस्टोस्टेरोन। और यही टेस्टोस्टेरोन है जिसके कारण हमारे बॉडी के अंदर, मेल के बॉडी के अंदर मेल सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो पाता है। मेल के अंदर जैसे अपीयरेंस ऑफ हेयर्स ऑन एक्सटर्नल बॉडी, चेस्ट के, एब्डोमेन के, आर्म पीट, प्यूबिक रीजन, है ना, मॉस्टॉक, बियर्ड, है ना, कईयों को तो पूरे बॉडी में भरा पड़ा रहता है बाल। ये सब इसी टेस्टोस्टेरोन के कारण। महिलाओं में नहीं हो पाता जस्ट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, लेकिन हाँ कुछ रीजन होता है जैसे आर्म पिट, प्यूबिक रीजन, वहां पर प्रेजेंट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन। आप इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियर कट मैंने टेस्टिस का डायग्राम पेस्ट किया है। आपको दिखाई दे रहा होगा बढ़िया से, टेस्टिकुलर लोब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूबल्स, एपिडिडाइमस, है ना, रेटे टेस्टिस, वैस डिफरेंस, वैस डिफरेंस, यहां पर क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा। यही चीज है। टेस्टिस के बाद जो एक्सेसरी डक्ट है, इसमें क्या क्या है, रेटे टेस्टिस, वैसा इफरेंसिया, एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस के लिए याद होगा मैंने बोला था स्टोर स्पर्म टेम्पररली, और थोड़ी दिनों के लिए स्टोर करता है, लगभग 1 महीना से 1.5 महीना के अंदर तक, यानी 15 से 45 दिन तक। और यहीं पर स्पर्म का एक्चुअल में मैचुरेशन होता है। अगली बात बोलो, ध्यान से सुनोगे, ध्यान से सुनना, ये लाइन काम आएगा आगे जब मैं फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगा ना, तब ये लाइन फिर से बोलूंगा, याद करना उस वक्त मैं बोलूंगा। स्पर्म का एक्चुअल में 2 बार मैचुरेशन होता है। एक बार तो मेल के बॉडी में, कहां, एपिडिडाइमस में, और एक बारी फीमेल के बॉडी में। हाँ क्या होता बताऊंगा ना, बताएंगे, मनीष भैया बताएंगे। फरवरी में ही शादी है अपनी, कोई बता रहा था ना कि फरवरी, ऐसे बता रहे थे सही से, कैंसिल कर दिए। बोला ना हम लोग डांस वांस करेंगे, क्या, अरे तुम लोग, तुम्हें थोड़ी बोला, हम अपनी बातें कर रहे हैं यार। अल्फिया भी आएगी, हाँ अल्फिया ही नागिन डांस करेगी। आ जाओ इधर बातें करते हैं। एपिडिडाइमस, और आखिरी है जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, वैस डिफरेंस। क्लियर है, आगे देयर का वैस डिफरेंस जॉइंस विद द डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल टू फॉर्म कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। अभी जस्ट मैंने बोला था कि ह्यूमन मेल के अंदर जिस रास्ते से यूरिन फ्लश आउट होता है, उसी रास्ते से स्पर्म भी इजैकुलेट होता है। और एक्चुअल में आपको बता दूं, अकेला स्पर्म का औकात नहीं है कि हमारे बॉडी से बाहर निकल जाए, ये अपने अगल बगल सुरक्षा कवच बॉडीगार्ड लेकर के चलता है। बॉडीगार्ड एलोंग विथ स्पर्म, इस पूरे कलेक्टिव स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सीमेन। यानी हमारे बॉडी से स्पर्म कभी अकेला नहीं निकलता है, स्पर्म के साथ साथ कुछ फ्लूइड भी निकलते हैं, और उस फ्लूइड का नेचर कैसा होता है, एल्केलाइन। यानी ये एल्कलाइन फ्लूइड क्या होगा, एक तरीके से स्पर्म का बॉडीगार्ड, और स्पर्म खुद ही मालिक। स्पर्म प्लस एल्कलाइन फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड द कलेक्टिवली सीमेन। क्लियर है, बातें करेंगे आगे, सब बातें करेंगे, सारी बातें होगा। आप इस डायग्राम को देखो, ये देख बेटा, एक टेस्टिस, दूसरा टेस्टिस, ठीक है। इधर कहीं वैसे इफरेंसिया होगा, कहीं एपिडिडाइमस होगा, ठीक है। एपिडिडाइमस से बाहर की तरफ जो ये डक्ट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये डक्ट क्या हो गया, वैस डिफरेंस। यहां आपको लेवलिंग किया हुआ दिखाई दे रहा होगा। जो लाइन बताने जा रहा हूं ध्यान से सुन लेना। वैस डिफरेंस, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं। वैस डिफरेंस एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो आगे जाकर के, ध्यान से देखना, आगे जाकर के एक लीफ लाइक, पत्ते के आकार का एक स्ट्रक्चर के साथ जुड़ता है। दोनों साइड दिखाई दे रहा है क्या, इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमाइनल वेसाइकल। क्लियर है, सेमाइनल वेसाइकल से जुड़ा, वेसाइकल के साथ जुड़ने के बाद यहीं पर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। दिखाई दे रहा है। अब मान कर चलो यहां तक प्रोस्टेट ग्लैंड तक बात क्लियर हो गया।
अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड से आगे आपको ये पेनिस का रीजन दिखाई दे रहा होगा, और जिसके अंदर एक कैनाल है, जिस कैनाल को हम लोग क्या बोल देते हैं, यूरेथ्रा, पेनिस। क्लियर है? अगली बात मैं बोलूं, ध्यान से सुनना। जनरली पेनिस से क्या निकल रहा है? यूरिन। यूरिन फ्लश आउट होते जा रहा है। यूरिन का पीएच कैसा होता है? स्लाइटली एसिडिक पीएच होता है, 6 के आसपास पीएच होता है यूरिन का। स्पर्म लिविंग सेल है ना, और बड़ा नाजुक है यार। अगर स्पर्म एसिडिक कंडीशन में चला जाए डायरेक्टली, तो स्पर्म का क्या होगा? डेथ, मर जाएगा, मौत। स्पर्म चाहेगा क्या, या हम चाहेंगे क्या कभी भी स्पर्म का मौत हो? नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि जिस रास्ते से स्पर्म को गुजरना है, उस रास्ते का नेचर कैसा था? एसिडिक। हम पहले ही साफ सफाई कर देंगे, पहले ही झाड़ू पोछा लगवा देंगे। झाड़ू पोछा लगाने के लिए उस एसिडिक नेचर को एल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट करने के लिए यूरेथ्रा वाले ओपनिंग के पास एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिसका नाम क्या? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पहले ही एल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करता है और इस यूरेथ्रा को क्लियर कर देता है। कभी भी आप वॉच करना आगे कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस होना होता है, बॉडी से स्पर्म इजैकुलेट होता है, उससे पहले एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड इजैकुलेट होगा, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड निकलेगा। और ट्रांसपेरेंट फ्लूइड कुछ और नहीं बल्कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का फ्लूइड है, जो एक तरीके से यूरेथ्रा के एसिडिक नेचर को क्या कर रहा है? क्लियर। एसिडिक नेचर को हटा करके नेचर कैसा कर दिया थोड़ी देर के लिए? एल्कलाइन। अब उधर से स्पर्म राजा महाराजा की तरह आएगा और जहां जाना है वहां चला जाएगा, आगे का जो काम है करेगा। क्लियर है क्या? यानी स्पर्म किन किन रास्तों से होके हुए निकला? टेस्टिस में सेमनीफेरस, सेमनीफेरस ट्यूबुल से ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई से रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से वैसाइफ्रेंसिया, वैसाइफ्रेंसिया से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से वेस्ट डिफरेंस, वेस्ट डिफरेंस से सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल से प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड से आगे होता हुआ यूरेथ्रा, और बीच में क्या पड़ेगा? बीच में थोड़ा सा जंक्शन के रूप में क्या मिलेगा? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे कॉपर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। और पेनिस यानी यूरेथ्रा में होते हुए यूरेथ्रल मीटस, मीटस का मतलब होता है ओपनिंग, इसके थ्रू जहां जाना है वहां। थोड़ा देखते हैं स्पर्म, कंडक्शन ऑफ स्पर्म थ्रू एक्सेसरी डक्ट। सबसे पहले कहां स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ भाई? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से वैसाइफ्रेंसिया, वैसाइफ्रेंसिया से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से वेस्ट डिफरेंस, वेस्ट डिफरेंस से कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, सेमाइनल वेसिकल सब मिला करके, और वहां से यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से यूरेथ्रल मीटस, और स्पर्म चल दिया। क्लियर है? हाँ, कोई क्वेश्चन है क्या? सांप मत नहीं समझ ले बेटा, बड़ा काम का चीज है, लहरा के जाते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? आगे बात करते हैं। अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है। The urethra receives the duct of prostate and Cowper's gland and passes through the penis. एक्सेसरी ग्लैंड, ग्लैंड में क्या? अ पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल, अ प्रोस्टेट ग्लैंड, अ कहने का मतलब एक, अ पेयर ऑफ कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। दे रखा है इन तीनों ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है ना, उसके सिक्रीशन को कॉमनली हम लोग क्या बोल देते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा। एनसीईआरटी का लाइन है, देयर कलेक्टिव सिक्रीशन इज कॉल्ड द सेमाइनल प्लाज्मा, और इस सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म सबको मिलाकर क्या बोल देते हैं? सीमेन। और इस सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? इट इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम, और इसे फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम स्पर्म को एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करता है। चल बेटा अभी लड़ना है, अभी जंग दूर है, अभी बॉर्डर दूर है, अभी बहुत दूर जाना है ना? ये एनर्जी मोटिवेशन का काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड करते रहता है। और फाइनली स्पर्म भी जिंदा रहता है इन्हीं के भरोसे। आपको बता दूं कि हमारे बॉडी में जनरली फ्रक्टोज नहीं होता है, ग्लूकोज होगा, सुक्रोज होगा, फ्रक्टोज हमारे बॉडी में जनरली नहीं होता है। ह्यूमन और मेल दोनों की बातें कर रहा हूं। फ्रक्टोज सिर्फ एक जगह पर प्रेजेंट होता है, और जगह क्या है?
यानी हमारे बॉडी से जब स्पर्म निकलेगा तो स्पर्म के साथ स्पर्म स्पर्म नहीं होता, वो सीमेन के फॉर्म में निकलता है। सीमेन कहने का मतलब क्या, स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, और सेमाइनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। ये भी एक अर्ली एविडेंस है कि अगर बाय द वे किसी का रेप हुआ है और हमें तुरंत पता करना है कि वाकई में रेप हुआ है या नहीं हुआ है, तो एक अर्ली एविडेंस है कि भाई पता करो कि एक्सटर्नल जेनेटिलिया के आसपास जो फ्लूइड गया होगा रेप केसेस में, है ना, जो सीमेन गया होगा, क्या उसके बॉडी में फ्रक्टोज है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया के पास फ्रक्टोज का प्रेजेंस है। अगर फ्रक्टोज है इसका मतलब रेप हुआ है, नहीं है तो झूठा इल्जाम लगा रही है। क्लियर है? तो ये बहुत बड़ा एविडेंस होता है। देखिए सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म दैट इज कॉल्ड द सीमेन। लाइन बहुत कीमती है, क्या बोल रहा हूं, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म दैट इज कॉल्ड द सीमेन। और हमारे बॉडी से कभी भी स्पर्म नहीं निकलता अकेला, हमारे बॉडी से सीमेन निकलता है। फंक्शन ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा दे रखा है, हेल्प फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म, यानी स्पर्म जब घूमने फिरने का, राजा महाराजा है स्पर्म, इसे जब भी घूमने फिरने का मन करेगा तो इसके अगल बगल कौन होते हैं, मंत्री संतरी, है ना, चौकीदार। सप्लाइज न्यूट्रिएंट टू स्पर्म, प्रोवाइड एल्कलिनिटी टू काउंटरैक्ट एसिडिटी ऑफ यूट्रस, यूट्रस नहीं बेटा यूरेथ्रा है। ठीक है। सिक्रीशन ऑफ कॉपर्स ग्लैंड लुब्रिकेट द पेनिस, पेनिस को जो चिकना करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। देयर इज सिक्रीशन ऑफ एपिडिडेमस, वास्ट डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट हेल्प फॉर मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। क्योंकि जो मेल गैमेट है ह्यूमन का वही मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट कभी भी मोटाइल नहीं होता है। अगर फीमेल गैमेट मोटाइल हो जाए तो मेल अकड़ के रहे। मेल तो झुकता तभी है ना, क्योंकि पता है कि जाना तो हम ही को पड़ेगा। गर्लफ्रेंड नाराज हो जाए, गर्लफ्रेंड मनाती है क्या कभी? देखो इतना जोर से चीट किया, लड़का ही अल्टीमेटली जाता है। अरे बाबू सोना बाबू, निब्बा निब्बी जो चलता है ना आजकल के डेट में, लड़का ही झुक कर जाता है सामने से। एक बारी लड़की जाते नखड़े करे, एक बारी ठीक है मरना है जा मर जा, नहीं कहेगी ठीक है 4 दिन मत खाना, 1 दिन बोले 4 दिन बोल दो, उसको समझ में आ जाएगा, ये मनाएगा नहीं, ठीक ठाक चलेगी। तो तेरे को भी भगवान 2 आंख दिए हैं। अल्फिया नाराज हो रही है, हम लोग जब कुछ बोल रही थी ना अभी, नेक्स्ट है पेनिस। इसके आगे थोड़ा सा बात कर ले क्या, 5 मिनट और। देख है पेनिस एक ऐसा ऑर्गन है जो एक्चुअल में सेक्स ऑर्गन तो है लेकिन ये सेकेंडरी, एक्सेसरी नहीं बेटा, कौन बोला एक्सेसरी, सेकेंड एक्सेसरी अगर हो जाएगा तो बड़ा समस्या हो जाएगा, फिर यज्ञ में आहुति किसी और को डालना पड़ेगा। यज्ञ में आहुति यही पेनिस डालता है बेटा। नहीं मैं बहुत सभ्य साधु संत टाइप का आदमी हूं। देखो इट इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी का मतलब क्या, जो सेक्सुअल एक्टिविटी में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल इरेक्टाइल, जिसके पास इरेक्शन का फंक्शन होता है, मैं बातें करूंगा आगे चल करके। इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यू, वेन स्पॉन्जी टिश्यू, जनरली जो पेनिस होता है जब रिलैक्स्ड कंडीशन में होता है तो उसके अंदर जो 3 टिश्यू होता है, एक को बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा और एक को बोलते हैं कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, है ना, ये जो, और ये पेयर्ड होता है। तो टोटल कितने हो गए, 3, तीनों स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं। जब इसके अंदर ब्लड सप्लाई नॉर्मल होता है, यानी ज्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है, तो पेनिस रिलैक्स्ड कंडीशन में। लेकिन जब न्यूरॉन मैसेज देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज देता है, भैया ब्लड सप्लाई करो जरूरत है, तो ब्लड सप्लाई एक्सेस में कर देता है, और जब तक वहां पर ब्लड फिल्ड रहता है इस स्पॉन्जी टिश्यू में, तब तक पेनिस पूरी तरीके से इरेक्टेड कंडीशन में होता है, और फिर मैसेज देता है चल हो गया, ब्लड वापस निकल के अपने दूसरे रास्ते में घूमने, फिर से पेनिस रिलैक्स्ड कंडीशन में। वही प्रोसेस दे रखा है। व्हेन स्पॉन्जी टिश्यू इज फिल्ड विथ ब्लड द पेनिस इरेक्ट, और जब पेनिस के अंदर इरेक्शन होता है तभी पेनिस स्पर्म को इजैकुलेट करवा पाता है। लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि इजैकुलेशन एक टेम्पररी और फालतू वर्ड है।
स्पर्म को इसलिए नहीं बनाया गया है कि कहीं भी इधर उधर आप बर्बाद करो। स्पर्म को इसलिए बनाया गया है ताकि नए जनरेशन को प्रोड्यूस करो, और नए जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें हमेशा उसे सही जगह पर डिपॉजिट करना पड़ेगा। और जो सही जगह क्या है, फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया यानी वेजाइना। उस वेजाइना के अंदर स्पर्म का डिपॉजिट करने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। क्लियर है? जो पेनिस है, पेनिस का जो टिप है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, टिप इसका बल्जिंग होता है, और इस बल्जिंग पोर्शन को क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। द कोन शेप्ड टिप ऑफ द पेनिस दैट इज कॉल्ड द ग्लैंस पेनिस, इट इज कवर्ड बाय प्रीप्यूस, यानी इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है, जो स्किन होता है, इस स्किन को क्या बोलते हैं, फोरस्किन। ये तो मेल वाला पार्ट समाप्त हो गया, बाकी ये सब तो कर ही लोगे। इसके बाद जब नेक्स्ट हम मिलेंगे कल, तो अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बातें करेंगे।